अगर धर्म खतरे में है तो भाजपा वाले के नेता क्यों जमीन पे नहीं आते तलवार लेकर? अगर ये पॉडकास्ट माननीय उद्धव ठाकरे जी देखे, मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, संजय राउत जी के कारण एमवीए की सरकार घिरी। मैं दिल से चाहता हूँ कि भाजपा हारे। आतंकवादी है वो लोग, कत्लेआम कर रहे सीरिया के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। दैनिक जागरण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ तहसीन पूनावाला है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे खास बात यह है कि एक बेहतरीन पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इसके अलावा बेहतरीन लेखक भी हैं और कांग्रेसी समर्थक भी हैं। तो इनसे बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति को लेकर, जो संसद में हो रहा है इस वक्त, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी पर्सनल लाइफ भी जानेंगे, दिलचस्प किस्से समझेंगे। तो सर, दैनिक जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ब्रिज भाई। और दैनिक जागरण में मुझे आपने यहाँ बुलाया और यहाँ पे इस पॉडकास्ट में शिरकत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका और दैनिक जागरण के परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कांग्रेस समर्थक है आप, हमेशा से कहा गया है कि आप कांग्रेस समर्थक हैं, लेकिन कई बार आप ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस का लीडर नहीं हूँ। कैसे, थोड़ा सा इसको समझाइए। क्योंकि मैं पार्टी में नहीं हूँ। हाँ। और अगर पार्टी में रहूँगा तो लीडर बनूँ। अब मैं पार्टी में ही नहीं हूँ और लीडर मुझे बनना नहीं है। मुझे बस अपने आवाम और जनता के बीच में रहना है और उनके मुद्दे जो है उठाना है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए, जो कांग्रेस के जो विपक्ष में उनको मुद्दा जो उठाना चाहिए, वो विपक्ष नहीं उठा पाता। आप एक तरह से विपक्ष का चेहरा बनकर दिखते हैं और आप उठाते मुद्दा। हाँ, ये मुझे भी लगता है कि जो असल मुद्दे जनता की, आवाम की, वो इस वक्त उठा नहीं रही है विपक्ष, और यहाँ पर विपक्ष गलती कर रही है, मुझे ये लगता है। देखिए, वो जो उद्योगपति का मामला है वो ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल मामले में इंस्टीट्यूशनल उसकी जांच हो रही है, उस पर बातचीत होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को और भी मजबूत करना चाहिए। लेकिन सिर्फ वो एक मुद्दा नहीं हो सकता हमारे मुल्क का। इस वक्त हमारे मुल्क में कई ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा होनी बेहद ज़रूरी है और सरकार को एक ईजी रास्ता मिल रहा है एस्केप होने का। आपने हाल में देखा होगा कि आरबीआई ने डाउनग्रेड किया हमारा इकोनॉमिक फोरकास्ट। जीडीपी घट रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हो रहा है, ऐतिहासिक कमज़ोरी है रुपये के अंदर। नौकरियां मिल नहीं रही लोगों को। फ्यूचर के लिए क्या रोड मैप है वो, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और मेन, हमारे नेबरहुड में जो बांग्लादेश में हुआ उस पर भारत पे बहुत प्रभाव होगा। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश नहीं, सीरिया में भी जो हुआ, भारत का सीरिया में, उस एरिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और उस एरिया में, सीरिया के रीजन में, सीरिया, इजराइल, गाजा, उस रीजन में इतने सारे भारतीय काम करते हैं। तो भारत का एक इंटरेस्ट है ईरान में इन्वेस्टमेंट्स है भारत के, तो उस पर गंभीर बातचीत होनी चाहिए। ये सब बातचीत हो ही नहीं रही। सीरिया का इम्पैक्ट भारत पर होगा, इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा। सरकार तो बातचीत करना ही नहीं चाहती है, लेकिन विपक्ष को उठाना चाहिए, सरकार को इन मुद्दों पर घेरना चाहिए। इसके अलावा संबल है, पोल्यूशन है। ब्रिज भाई, अब देखिए, हम उत्तर भारत में हैं, जागरण का ऑफिस नोएडा में, जो पोल्यूशन है, उत्तर भारत में कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, कैंसर का पेंडेमिक, सब बातचीत नहीं हो रही है। तो इन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। सारा देश, हर एक मिडिल क्लास परिवार एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है, पूरा उनकी जितनी भी सेविंग्स है वो सारी समाप्त हो जाएगी, एक हॉस्पिटलाइजेशन दूर है। और कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, हार्ट अटैक का पेंडेमिक चल रहा है सारे भारत के अंदर, हम उस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, मुझ पर भरोसा मत कीजिए, आप वीडियोस देखिए। यहाँ जिम में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, डांसिंग में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, शादी में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, इंटरव्यू देते देते हार्ट अटैक आ रहा है। पूरे मुल्क में कैंसर का पेंडेमिक है, उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे। एक हार्ट अटैक का पेंडेमिक है, उस पर बातचीत नहीं कर रहे। तो ये बातचीत गंभीर बातचीत है, इस पर बातचीत करनी चाहिए। फ्यूचर रोड मैप आना चाहिए, कोई इस पर बातचीत नहीं हो रही। बातचीत क्या हो रही है हमारे देश के अंदर? अडानी सोरोस, अडानी सोरोस, अडानी सोरोस। अरे भाई, अगर सोरोस 90 साल का व्यक्ति भारत को कमजोर कर सकता है तो पकड़े उसको और ले आए भारत में, डालिए जेल के अंदर। कौन रोका है आपको? 11 साल से आप प्रधानमंत्री थे। विपक्ष का आरोप यही है कि जो सोरस है भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और जो इकोनॉमी है भारत की वो कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। सरकार का ही आरोप है ना, तो पकड़िए उसे, ले आइए, कीजिए ट्रायल, दीजिए उसका सबूत। जिस मुल्क में वो बैठा हुआ है वहां पर दीजिए उसका सबूत। अब एक 90 साल के व्यक्ति के ऊपर आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते, ना सरकार ना विपक्ष। लेकिन इसमें फायदा सरकार का हो रहा है। सरकार तो चाहती नहीं डिबेट, जो मैंने मुद्दे उठाए। अब क्या बोलेगी सरकार पोल्यूशन पर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने मीटिंग चेयर के सभी सूबों के, उत्तर भारत के पोल्यूशन के ऊपर, ठीक उतने जितने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। शून्य। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का क्या रोड मैप है कैंसर को लेकर? क्या एक कैंसर का पेंडेमिक है या नहीं है इस वक्त? कोई बातचीत नहीं। बांग्लादेश को लेकर प्लान बी क्या है हमारा? सीरिया को लेकर प्लान बी क्या है?
बातचीत करे, पार्लियामेंट के माध्यम से देश के आवाम को बताए, महंगाई को लेकर, नौकरियों को लेकर, फ्यूचर में हम नौकरियां कैसे जनरेट। तो ये मुद्दे तो कांग्रेस को उठाने चाहिए ना संसद में। बिल्कुल उठानी चाहिए, मैं तो 100% करता हूँ। और सरकार भाग रही है डिबेट से और विपक्ष डिबेट करवा नहीं पा रहा है। अब आप सोचिए, पिछले फ्राइडे की, लास्ट वीक की बात है, 50,000 रुपए का एक बंडल मिला, उसमें आपने पार्लियामेंट वेस्ट कर दिया पूरा दिन। पार्लियामेंट चलाने को 2-3 करोड़ लगता होगा दिन का, 50,000 के लिए अपने 2-3 करोड़ का नुकसान कर दिया। किसका पैसा है? अब 50,000 का बंडल मिला तो सरकार जांच करे, उसके लिए सरकार नहीं चलने दे रही है। अब आप सोचिए इस चीज को, सरकार को तो एस्केप मिल रहा है और लास्ट हफ्ते में अपने बिल सरकार पास करवा देगी। लेकिन क्या उन बिलों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? अब बैंकिंग बिल जो पास हुआ उस पर क्या चर्चा हुई? आप मुझ पर छोड़ दीजिए, चलो मैं तो 24/7 पॉलिटिक्स में रहता हूँ, आप भी रहते हैं। आपके पॉडकास्ट जो आम आदमी देख रहे हैं, जो जागरण का एक आम रीडर है या आम व्यूअर है, क्या उसको पता है क्या चर्चा हुई इस बैंकिंग बिल के ऊपर? क्या ये उसका अधिकार नहीं है कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उसने चुनकर भेजा है पार्लियामेंट के अंदर, वो उस बैंकिंग बिल के ऊपर डिबेट करे ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो? ये बात है। पार्लियामेंट में डिबेट ही नहीं हो रही है, हंगामा हो रहा है, सरकार भी कर रही है और विपक्ष भी कर रहे हैं। राहुल गांधी तो अडानी और वो एक इमेज लगा के मोदी का 2 जन को मास्क पहना के इंटरव्यू ले रहे हैं मीडिया बन के। राहुल भाई को थोड़ा सा आप बताइए खुल के, और थोड़ा सा राहुल भाई को किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है इस वक्त राहुल गांधी को? राहुल भाई को मुझे लगता है देश के जो असल मुद्दे हैं उनको पकड़कर सदन में, हाउस में उन पर चर्चा करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उद्योगपति का मामला इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। इंस्टीट्यूशनल जो भी कमजोरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको मजबूत करना सरकार की जिम्मेदारी और विपक्ष का कर्तव्य उन मुद्दों को उठाए। लेकिन सिर्फ एक मुद्दे पर अगर आप ऑपोजिशन यूनिटी टूटेगी तो मुझे लगता है उसमें विपक्ष का नुकसान होगा। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, हाउस नहीं चलेगा, सरकार का फायदा होगा, विपक्ष का नुकसान होगा। इस वक्त देश में इतनी परेशानी है, इतने लोगों की जिंदगी में कठिनाइयां हैं, उनको उठाना विपक्ष का कर्तव्य है। इसीलिए 99 सीट्स देकर और 300 के कुछ सीट्स देकर, 320 के करीब सीट देकर इंडिया अलायंस को भेजा गया है पार्लियामेंट के अंदर। इसीलिए इतने सीट्स दी गए। उन मुद्दों को उठाइए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक हॉस्पिटलाइजेशन, सिर्फ एक हॉस्पिटलाइजेशन में पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आप देखिए हेल्थ केयर का कॉस्ट कितना ऊपर गया है और सरकारी अस्पताल में इलाज होता नहीं, हम भी जानते हैं। तो एक हॉस्पिटलाइजेशन अगर एक परिवार में हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारा आगे का रोड मैप क्या है हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर? हमारा आगे का रोड मैप क्या है हमारे युवाओं को लेकर? कैसे हम उनको नौकरियां देंगे? देखिए, मैं एक ओपन बात कर रहा हूँ, हम एक ऐसे युग में है, अगले 10 साल में क्वांटम कंप्यूटर्स रियलिटी हो जाएगा। गूगल ने परसों जो टेस्ट किया, क्वांटम कंप्यूटर एक नए लेवल पे ले गया। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल लाइफ में अगले 10 साल में आ जाएगी, क्योंकि मैं क्वांटम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। एआई एक रियलिटी है। क्वांटम और एआई का एडवांटेज लेकर हम आगे नौकरियां कैसे बनाएंगे, वरना ये जो वेब 2.0 में भारत को एडवांटेज मिला था आईटी में, वो सारा समाप्त हो जाएगा। एक बार क्वांटम कंप्यूटर आ गया, ये जो डिजिटल कंप्यूटर्स है उनके जो एप्लीकेशंस है वो आउटडेटेड लगेंगे। उसके बाद हम नई नौकरियां कहाँ बनाएंगे? एआई को लेकर हमारा फ्यूचर रोड मैप क्या है? रोबोटिक्स को लेकर क्या हम उन रोबोटिक्स को सिखा सकते हैं किस तरह से हमारे नौकरियों में हेल्प करे, जिसके कारण जो हमारे स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो अन्य जगहों पर जा सकते हैं, देश में सेवा कर सकते हैं। एग्जाम्पल, रोबोटिक्स आ गए एआई के माध्यम से, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का बर्डन कम हो जाएगा। तो दिल्ली के हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि ऑपरेशंस और रोबोट्स करेंगे, 1 डॉक्टर या 2 डॉक्टर लगेगा, नर्स 1-2 लगेगी। तो जो एक्सेस डॉक्टर्स है वो गांव में जा सकते हैं। क्वांटम और अन्य टेक्नोलॉजी के द्वारा और एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या हम गांव के अंदर इलाज कर सकते, खास करके प्रिवेंटिव इलाज, जिसके कारण डिजीजेस ना हो। ये चीजों पर जो गंभीर मुद्दे जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, ना विपक्ष उस पर चर्चा करता है, ना सरकार इस पर चर्चा करती। सरकार का तो कोई विजन है ही नहीं, ये सरकार का कोई विजन नहीं है हिंदू मुसलमान के सिवा। लेकिन विपक्ष को उठाना चाहिए और मुझे लगता है राहुल जी के पास ये सारे मुद्दों पर बात करने का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो इतने पढ़े लिखे, उस पर बोलना चाहिए उनको। तो राहुल गांधी से मुलाकात तो आपकी भी होती होगी, पर राहुल भाई के इर्द गिर्द जो मुझे लगता है जो लोग हैं वो शायद पॉलिटिकली इतने स्वाव नहीं है, मुझे लगता है। तो आपसे तो स्वाव से ज्यादा जो उनके इर्द गिर्द होंगे उनको तो आपसे भी दिक्कत होगी, क्योंकि आप तो फैमिली से जुड़े हुए हैं, गांधी फैमिली से।
अब वो मुझे नहीं पता उन्हें मुझे दिक्कत है या नहीं, बट मुझे ये लगता है कि मुझे व्यक्तिगत या परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे देश में दिलचस्पी है। और मैं चाहता हूँ कि राहुल भाई अच्छा परफॉर्म करे। अगर वो इन मुद्दों पर बातचीत करे, गंभीरता से जागरण में आकर इन पर बातचीत करे, मुझे लगता है एक ऑडियंस तक वो पहुँच सकते हैं और एक विजन दे सकते हैं। देखिए देश में क्या प्रॉब्लम्स है इस वक्त, सरकार में क्या खामियां है, लोगों की ज़िंदगी में क्या परेशानी, वो हम सब जानते हैं। वो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है हम उसका सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने कैंसर का मुद्दा उठाया, अब MRI टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली। क्या हम इस टेक्नोलॉजी को AI के माध्यम से सारे गांव में बसा सकते हैं, जिसके कारण खास करके उत्तर भारत में जो इतना कैंसर की परेशानी है वो हम उसे समाप्त कर सकते हैं? नहीं। दूसरा, एक बार क्वांटम कंप्यूटर रियलिटी होगी तो फूड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की फैक्ट्रीज लगाने को इतने करोड़ों रुपए नहीं लगेंगे। तो जो हमारे इस वक्त फर्टिलाइजर्स, जो हमारे इतने केमिकल्स है फर्टिलाइजर्स का, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उस पर क्या हम काम कर सकते हैं? ये एक 20, 25, 30 साल का हमारा विजन होना चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो आबादी है वो बड़ी है, कम से कम 150 करोड़ की आबादी, 160 करोड़ तक की आबादी जाएगी। तो इन लोगों को हम नौकरियां कहाँ देंगे, हम इनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे? तीसरी चीज़ है जो हमारा फार्मिंग सेक्टर, जो आज भी 60% भारत उस पर डिपेंडेंट है। बहुत सारे लोग इसमें लैंडलेस लेबरर्स हैं। उन्हें अगर हमें एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ाना है और एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ाना है, जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनको एग्रीकल्चर से निकालते हमें अन्य सेक्टरों में डालना है। और एग्रीकल्चर में हमें टेक्नोलॉजी लानी है ताकि एक परिवार अपना एग्रीकल्चर करे, उन्हें इनकम भी ज़्यादा हो। तो उन लैंडलेस लेबर्स को हम कहाँ अकोमोडेट करेंगे? वो गाँव में, वो शहर में आएंगे। शहर में वो क्या करेंगे? सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे, पॉडकास्ट में वो कैमरामैन बनेंगे, वो स्पा खोलेंगे, वो हेयर कटिंग सैलॉन खोलेंगे, वो जिम में ट्रेनर बनेंगे, वो मसूस बनेंगे। उनके लिए रोड मैप क्या है? तभी तो युवा आएगा। अच्छा, अगर वो माइग्रेट करता है किसी गांव से, उत्तर प्रदेश के किसी गांव से दिल्ली के अंदर या नोएडा के अंदर, उसके लिए आगे की फैसिलिटीज क्या है? इन चीज़ों पर हमें बातचीत करनी चाहिए ताकि वो युवा वहाँ छोड़कर, या अगर वो गांव में रहे तो क्या हम फैसिलिटीज गांव में ऐसे बना सकते हैं कि वहाँ लेकर वो काम करे? आखिर भारत तो एस्पिरेशनल है, गांव में भी जिम की ज़रूरत होगी, गांव में भी लोग सोचेंगे कि फैशन आए। नहीं, जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा, एस्पिरेशन लोगों का बढ़ेगा, तो हम कैसे गांव को सेल्फ सफिशिएंट करें, जो महात्मा गांधी का विजन था। क्या हम इस पर बातचीत करते, कैसे हम गांव को शहरों के साथ इंटीग्रेट करें ताकि उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो आ जाए, बट उसके बाद उनका जो ऑथेंटिसिटी है गांव का वो रिटेन हो। उस पर क्या हम पार्लियामेंट में चर्चा कर सकते हैं? क्या ये सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे नहीं है देश के अगले 25, 30, 40 सालों के लिए? हम उस पर बातचीत ही नहीं। बातचीत क्या हो रही? संभल, हिंदू मुसलमान, बातचीत क्या हो रही? सोरोस, अडानी, ये देश के मुद्दे हैं। मैं जेन्युइनली, मैं एज एन कॉमन मैन में ये सवाल पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल कांग्रेस की बात करेंगे। हमने कांग्रेस को देखा, जवाहरलाल नेहरू कैसे कांग्रेस को संभाले, चाहे इंदिरा हो, चाहे राजीव गांधी हो, आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। कांग्रेस का इतना डाउनफॉल, कहीं विलुप्त हो जाएगी पार्टी? इसमें प्रियंका जी की क्या गलती हो? तो बेचारी अभी आई है पार्लियामेंट के अंदर। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी तो है, और राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र का आपने बात किया, बहुत बुरा लगता है। मैं, महाराष्ट्र तो मेरा होम स्टेट है, मेरी जन्मभूमि है। मेरी भी वही है। मैं जानता हूँ, मैं कहने आता आपकी भी, आप भी महाराष्ट्र से हो। और कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। उनका पहला सेशन उस वक्त पूना, आज पुणे में होना था, फिर वो हुआ बॉम्बे, वर्तमान मुंबई में। कांग्रेस का जन्म, कांग्रेस के शुरुआती नेता सारे मुंबई, पूना, महाराष्ट्र से, दादा भाई नौरोजी, तिलक, अगरकर, गोखले जी। इनफैक्ट अगर आप गांधी को भी पकड़े तो यूनाइटेड प्रोविंस, गुजरात, महाराष्ट्र। और जब देखिए कांग्रेस की हालत महाराष्ट्र में, शिवसेना के साथ UBT, उद्धव जी का जो पार्टी थी, उसके साथ जो गठबंधन हुआ, उसका नुकसान हुआ है कांग्रेस को, सीधा 100%। और सिर्फ उसका नुकसान नहीं हुआ है। अब महाराष्ट्र के चुनाव की मैं बात करता हूँ, स्पेसिफिक बात करता हूँ। बीजेपी ने पोलराइजेशन किया, लेकिन महाराष्ट्र से ज़्यादा पोलराइजेशन उन्होंने झारखंड में किया। वहाँ पे तो बेटी और ज़मीन की बात की, और बड़े बड़े उनकी नेताओं ने की। माननीय गृह मंत्री जी ने भी बात की, बिल्कुल। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन जी वो ट्रैक में नहीं पड़े, तो बात करते रहे बेटी की, ज़मीन की, ये बात करते रहे मैं ट्राइबल लीडर हूँ, आसाम से थोड़ी चलेगा झारखंड, दिल्ली से थोड़ी चलेगा। हेमंता बिस्वा शर्मा जी इंचार्ज थे झारखंड के, तो हेमंत सोरेन जी ने वो रिएक्ट किया।
महाराष्ट्र में क्या हुआ, पोलराइजेशन झारखंड से कम था बीजेपी का, लेकिन दूसरी ओर जो एमवीए मेरी साइड थी, जिनको मैं वोट कर रहा था, एक मोहतरमा है अपने शौहर को लेके गई एक ऐसे मौलाना के पास जो कहता है तालिबान ठीक है और लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मोहतरमा क्या एक्ट्रेस है, फेमिनिज्म के लिए खड़ी होती है, और ऐसे मौलाना के पास गई। पोलराइजेशन दोनों तरफ से हो। दूसरे एक वो विधायक है, महाराष्ट्र में विधायक को आमदार कहा जाता है, बिल्कुल। तो एक सिटिंग विधायक थे, ऐसे मौलाना के पास गए जो गजवाए हिंद करना चाहते। तो पोलराइजेशन दोनों तरफ से हुआ। तो मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए तो नहीं था ऐसा? भाई देखिए, मैंने सारे एमबीए लीडर्स को कहा, सारे एमबीए लीडर्स को, जितने भी बड़े लीडर्स हैं सबको कहा, ये जो उलेमाओं ने पत्र लिखा कि हमारी ये शर्त है, आप उनको रिप्लाई कीजिए, हमें वोट देना है, हमें यानी एमबीए को वोट देना है, तो आप इसलिए दीजिए क्योंकि आप चाहते हैं महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार हो। धर्म के आधार पे मत दीजिए, आप उनको रिजेक्ट कीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। काहे आप उनको एंटरटेन कर रहे हो? काहे एक ऐसे मौलाना के पास जाना हो जो कहते हैं कि महिलाओं को तालिबान ठीक है, महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये तो गलत है। तो पोलराइजेशन भाजपा तो कर रही थी, साथ में आपने क्या। और भाजपा का एक एस है महाराष्ट्र के अंदर, एक उनका ट्रम्प कार्ड है, एस कार्ड है, हुकुम का इक्का है महाराष्ट्र के अंदर, उसका नाम है संजय राउत। वो जब मुंह खोलते वोट जाता है, जब मुंह खोलते वोट जाता है। और अगर ये पॉडकास्ट माननीय उद्धव ठाकरे जी देखे, मैं उनको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, संजय राउत जी के कारण एमवीए की सरकार घिरी। वो बहुत बड़ा कारण था, बहुत बड़ा, सिर्फ वही कारण है, मैं वो नहीं कह रहा, सिर्फ वही कारण है, बहुत बड़ा कारण था कि सरकार गिरी। संजय राउत जी के कारण आपकी पार्टी बर्बाद हुई, एकनाथ शिंदे जी जो चले गए, और अब संजय राउत जी के कारण मातोश्री के आगे आपका राज नहीं चलेगा। इसको बोलिए मुंह बंद रखे। वो एक पर्शियन में एक कहावत होती थी, शाहनशाह आलम अज दिल्ली ता पालम। उसका मतलब है बहादुर शाह जफर को कहते तो थे जहापना, उसका बेचारे का राज्य था सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द। शाहनशाह आलम अज दिल्ली ता पालम, दिल्ली से पालम बढ़े जहापना। ये हालत शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप का होने वाला है। ये संजय राउत जितना बोलेंगे, कल कहते सीरिया जैसी हालत। अब आप सोचिए, किसी भी व्यक्ति को, मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, मैंने बहुत सारी चीजें बताई जिसमें भाजपा गलत कर रही है। मैं दिल से चाहता हूं कि भाजपा हारे। मैं भाजपा का कट्टर विरोधी हूं। भाजपा के पास कोई विजन नहीं है इस देश को लेकर, कोई विजन नहीं है, कोई विजन नहीं है इस देश को लेकर, जीरो विजन है। लेकिन क्या आप और मैं, ब्रिज भाई, क्या मैं चाहूंगा कि सीरिया जैसी हालत हो भारत के अंदर? सीरिया में जो आवाम है वहां की, जो वहां के कॉमन लोग हैं, उनकी हालत क्या होगी वॉर के अंदर? सीरिया उतना ही प्राचीन है जितना भारत है, ये तो आप जानते हो। सीरिया का कल्चर उतना ही प्राचीन है जितना भारत है। 3, 4, 5 हजार पुराना सीरिया देश है जितना भारत है, या शायद थोड़ा सा, बट लगभग ये दोनों ऐतिहासिक मुल्क है, भारत और सीरिया। उनका एक प्राचीन कल्चर है। उस कल्चर को तबाह करने वाले आतंकवादी ISIS ग्रुप्स क्या हम भारत में चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। और वहां पे जो आम आदमी है सीरिया का, ये छोड़िए, असद को छोड़िए और अब जो आए HTS उनको छोड़ दीजिए, जो आम आदमी है उनकी क्या हालत हुई? क्या आप जाओगे सीरिया? क्या यहाँ पर आपकी कैमरा मैन जाएगी सीरिया? ये क्या मतलब, कुछ भी बोलने के, कैमरा देखकर आप कुछ भी बकवास कर लो, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए बोलने में। ये कल्पना जरूर करनी चाहिए कि वर्तमान प्रधानमंत्री आगे प्रधानमंत्री ना रहे, बिल्कुल ये कल्पना करनी चाहिए, लेकिन उनको हराना हमारा कर्तव्य, और लोकतांत्रिक रास्ते से उनको हराएंगे, जमहूरियत के माध्यम से उनको हराएंगे, सीरिया की तरह। आप HTS ग्रुप चाहते हो? HTS ग्रुप की तरह ये HTS ग्रुप जो अब सीरिया में आया है, ये क्या ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहेल करेगा? आतंकवादी है वो लोग, कत्लेआम कर रहे हैं सीरिया के अंदर, मशीन गन छोटे छोटे बच्चों के पास है। ये भविष्य चाहते हो हमारे बच्चों के लिए? ये क्या बात कर रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे की दावेदारी मजबूत थी। कौन दावेदारी कर रहा है? ये संजय राउत कर रहा था। हाँ, सवाल उठ रहे थे एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के ऊपर कि कितने वोट्स लेकर आएंगे, लेकिन हालांकि जो रिजल्ट आया वो पूरा उल्टा आ गया। संजय राउत जी पे मैं दोबारा से जाता हूँ, उद्धव ठाकरे जी को CM बना। उद्धव ठाकरे जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी पुलिस ने उनके विधायकों को उनके सूबे से दूसरे सूबे में ले गए, उनको पता नहीं चला। फेसबुक पे उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और एक माहौल बन गया था महाराष्ट्र के अंदर। जो आम जनता थी, महाराष्ट्र की आवाम थी, ये अच्छा नहीं लगता कि इनको मुख्यमंत्री बनाओ उनको,
क्योंकि फिर आवाम को ये लगता है कि गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए, पहले चुनाव जीतो, लोगों को बताओ उनके लिए क्या करोगे। जब आप इस तरह की बातें करते हो, जैसे राउत साहब कर रहे थे, उद्धव जी को बनना चाहिए, उद्धव जी को बनना चाहिए, उद्धव जी को बनना चाहिए, तो जनता में मैसेज आता है कि भाई इनको पावर क्यों चाहिए। ये तो संजय राउत जी बहुत बड़ा कारण थे हारने का। दूसरा वो मोहतरमा विधायक, काउंटर पोलराइजेशन। महाराष्ट्र के चुनाव में लोगों ने 2-3 चीजें नहीं समझी। लोकसभा चुनाव के बाद जहां एमवीए को 30 लोकसभा सीटें मिली, उसके बाद भाजपा काम करना शुरू करी, आरएसएस सड़क पर आई, और जो महाराष्ट्र के असल मुद्दे थे वो थे कॉटन फार्मर्स, कापूस के किसान, सोयाबीन फार्मर्स, किसान के मुद्दे। उन मुद्दों को उठाए नहीं, वो असल मुद्दे थे। दूसरे जो मुद्दे थे महाराष्ट्र के अंदर तक, बहुत सारे जो उद्योग थे महाराष्ट्र के, वो महाराष्ट्र से बाहर जा रहे थे। जॉब्स का मुद्दा था। महाराष्ट्र एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेट है, बहुत ही प्रोग्रेसिव राज्य है, इसलिए वो फाइनेंशियली भी नंबर 1 राज्य है। तो उन मुद्दों को लेकर बातचीत होनी चाहिए थी। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या सोचते, क्या दरार आ गई है, कांग्रेस को अलग हो जाना चाहिए गठबंधन से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग होना चाहिए, नहीं, वो उसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। वैसे इंडिया गठबंधन को कैसे लेकिन इंडिया गठबंधन में मैंने 2-3 सजेशन पहले भी दिए, अब भी दे रहा हूँ। एक शैडो कैबिनेट क्यों नहीं बनाते? एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो होम मिनिस्टर, शैडो डिफेंस मिनिस्टर, शैडो फाइनेंस मिनिस्टर। अब आप सोचिए, जागरण के व्यूअर्स सोचिए, अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी शैडो होम मिनिस्टर, या अमित शाह जी, यहाँ अखिलेश यादव जी। पब्लिक के सामने एक रोड मैप आएगा। शशि थरूर जी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जयशंकर जी, डिबेट हो, पब्लिक के सामने एक रास्ता आएगा। वहाँ पर निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर कोई भी हो निर्मला सीतारमन जी से अच्छा काम करेगा, एक डिबेट होगा। चाहे आप वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर को बना दीजिए, चाहे किसी और सूबे के फाइनेंस मिनिस्टर को बना दीजिए, किसी और लीडर को बना दीजिए। आप सोचिए इस पर कितना अच्छा एक शैडो कैबिनेट के रूप में, अगर आपने शैडो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बना, एक शैडो कैबिनेट बना दिया, कितना अच्छा एक रोड मैप मिलेगा भारत के लोगों को, एक अलग विजन मिलेगा। अब आप सोचिए, मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, ये बात चली 35% जीएसटी, फिर उसको बताया कि नहीं हम शायद नहीं लेंगे। एक एवरेज भारतीय, मिडिल क्लास भारतीय कितना टैक्स भरता है? टैक्स अमेरिका के बराबर और फैसिलिटीज अफ्रीका के बराबर। अगर आपका कैमरामैन, आपके व्यूअर्स, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, आपका एक्सीडेंट हो, एम्बुलेंस समय पर पहुंचेगा? ये ट्रैफिक जैम कितना है? तो ये जो टैक्स आप लगातार बढ़ाकर आम आदमी, मिडिल क्लास पर, और मैं तो कह रहा हूँ पैसे वालों पर भी बोझ डाल रहे हो, इससे आप क्या कर रहे हो? आप आपका रेवड़ी कल्चर कर रहे हो। आप उस पैसे से नौकरियां क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हो? क्या टैक्स रियलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कब तक मिडिल क्लास के कंधों पर ये बोझ आएगा? कब तक आएगा? कब तक? और हम वेल्थ जनरेटर्स को दुश्मन की तरह क्यों देखते हैं? हम उनको देश के एसेट की तरह क्यों नहीं देखते कि जो वो वेल्थ बनाते उससे नौकरियां मिलती, नौकरियों से लोगों की जिंदगी बेहतर होती है। कब तक हम जो लोग इनकम टैक्स भरते उन्हीं पर बोझ डालेंगे? क्यों नहीं हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे इमेजिन करें कि हम टैक्स रेट्स थोड़ा कम करें और जो टैक्स कलेक्शन बढ़ाकर जो पैसा है हम वेलफेयर में खर्च करें और लोगों को हम अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं दें। क्यों हम उस पर बातचीत नहीं करते? इतना टैक्स में नोएडा के अंदर, क्योंकि हम इस वक्त नोएडा में या गुरुग्राम के अंदर 50-50, 60-60 करोड़ के एक अपार्टमेंट है। चलो एवरेज पकड़ो, 5-6 करोड़ के अपार्टमेंट है। 6 करोड़ के अपार्टमेंट के अंदर आपको पोल्यूशन क्या है? अपार्टमेंट के बाहर और ट्रैफिक जैम है। भगवान ना करे आपको हार्ट अटैक हो जाए, एम्बुलेंस आपको समय पर नहीं पहुंचा पाएगी पीक आवर्स में अस्पताल। 6-7 करोड़ का घर खरीदने के लिए, मैं मिडिल क्लास की बात करता हूँ, कमर टूट जाती है। पूरा परिवार, हस्बैंड वाइफ पर लोन होता है, पिताजी पे लोन होता है, माताजी पे लोन होता है, पूरा परिवार 25-30 साल लोन चुकाता है, और वो लोन चुकाने के बाद आपको एक हार्ट अटैक हो, एम्बुलेंस आपको अस्पताल नहीं पहुंचा सकता है। स्टैम्प ड्यूटी, रेरा, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, धमकाना टैक्स, टोल टैक्स, और आपको अस्पताल जाने के लिए समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलती। क्या है ये? आप एक गाड़ी खरीदो, एक मिडिल क्लास आदमी या एक लोअर मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास में अगर वो उसकी तब्दीली होती फाइनेंशियली, और पहले चीज़ सोचता है मैं गाड़ी खरीदो, 18% जीएसटी, टायर पे 28%, सीट पे 28%, गाड़ी दोगे क्या टायर सीट के बगैर? इतना जीएसटी भरने के बाद, रोड टैक्स भरने के बाद, पेट्रोल पे टैक्स और सेस भरने के बाद परेशान होता है बेचारे की कमर दुखती है, ना रोड ठीक, बेचारे को स्ट्रेस हो जाता है, रोड रेज हो जाता है।
तो ये टैक्स के पैसे का हिसाब क्यों नहीं मिलता है जनता को? क्यों नहीं अच्छे रास्ते बनते ताकि जो आदमी अपनी मेहनत से गाड़ी खरीद रहा है वो कम से कम उस गाड़ी को एंजॉय करे? इस पर चर्चा ही नहीं हो रही, ना पार्लियामेंट में हो रहा ना असेंबली में। अडानी सोरोस, अडानी सोरोस, सोरोस सोरोस। भाई अगर आप सरकार में हो, लाए ना उस 90 साल के आदमी को, डालो जेल में भाई। 50,000 के लिए आपने पार्लियामेंट को स्थगित किया। क्या मतलब मजाक चल रहा है? बुरा लगता है। और इतना पोटेंशियल है भारत के पास। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी है 2025 में, कांग्रेस की कितनी तैयारी है? बहुत बुरा लगता है आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, दिल में दर्द हो रहा है। 15 साल तक शीला दीक्षित ने दिल्ली सरकार चलाई और क्या बढ़िया सरकार चलाई। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ना एनसीआर में, उस महिला ने करवाया। और आज कांग्रेस की क्या हालत हुई, और जिन लोगों ने हालत की वो आज भी कांग्रेस के बड़े नेता है, आज भी बड़े बड़े पद पे बैठे कांग्रेस के अंदर। नाम लेके बताइए थोड़ा। क्या नाम लेके बताना, सारे देश जानते हैं। वो अपने स्टेट वो राज्यसभा चुनाव जीतने के लायक नहीं, वो लोग बर्बाद कर दिया कांग्रेस को। सोचिए, अगर आप एक आम दिल्ली वालों के पास जाओगे तो कहेगा जो जिंदगी हमारी अच्छी थी ना शीला जी के समय थी। लेकिन प्रोपेगेंडा किया बीजेपी ने शीला जी के खिलाफ और केजरीवाल साहब ने, और कांग्रेस ने डिफेंड ही नहीं किया। और आज ये कांग्रेस की हालत हो गई। लीडर्स नहीं है कांग्रेस के पास। कौन है दिल्ली में? आप बताइए मुझे लीडर। आप तो पत्रकारिता में आपका इतना अनुभव है, आप बताइए मुझे लीडर्स। बताइए ना आप, कांग्रेस के बड़े दिल्ली के लीडर्स कौन है और कौन जीत सकता है चुनाव अपनी डिपॉजिट हारे बगैर? आप बताइए ना। ये स्थिति आ गई कांग्रेस की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना मुझे। आप 3 नाम बताइए जो लीडर्स हैं जो जीतेंगे, जिनका डिपॉजिट नहीं है, जो डिपॉजिट नहीं हारेंगे। मैं राज्यसभा के रूट की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वहाँ पे भी हार जाए वो। आप मुझे बताइए कौन है सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का दिल्ली में? आप क्यों नहीं लीड कर रहे? आप भी तो काफी टाइम से दिल्ली में रहते हैं, ज्वाइन कर लीजिए पार्टी। मेरा मकसद है भाजपा को हराना ताकि देश आगे जाए। उसके लिए जो भी करना है मैं करूँगा, लेकिन अगर मैं कुछ करूँगा वो अपने टर्म्स और कंडीशंस पे करूँगा। जो लोग राज्यसभा का चुनाव नहीं जीत सकते उनसे थोड़ी ना मैं एडवाइस लूँगा कि क्या करना चाहिए। तो अगर कुछ करना है तो मैं अपने टर्म्स और कंडीशंस पे करूँगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूँ, भाजपा को हराना जरूरी है। और 2025 में जो दिल्ली के चुनाव होंगे, आप सोचिए आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा जो होगा, उसमें आगे के रोड मैप क्या है? क्योंकि फिर से आम आदमी पार्टी के पास जो इतना अपॉर्चुनिटी था गवर्न करने का, दिल्ली को चलाने का, उसके चलते एक तो उनका अकाउंट होगा कि उन्होंने 10 साल में क्या किया, और दूसरा कि वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार, जिन्होंने प्रॉक्सी से दिल्ली को चलाया एलजी के माध्यम से, उनको भी जवाब देना होगा। तो ये कॉन्टेस्ट हो जाएगा बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। और मैं आज भी कह रहा हूँ, दिसंबर में कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है दिल्ली में। शर्त है वो शीला जी के रास्ते पर चले और डेवलपमेंट की बात करें, सिर्फ डेवलपमेंट की, हिंदू मुसलमान की डिबेट में ना पड़े। अब आप देखो, जैसे दिल्ली का चुनाव होगा, पोलराइजेशन होगा, हिंदू मुसलमान होगा, किसान मुद्दा होगा, ये सारे मुद्दों को ले आएगी केंद्र सरकार ताकि डाइवर्ट हो जाए। और जो असल मुद्दे दिल्ली के, पोल्यूशन, ट्रैफिक, महंगाई, इन पर चर्चा ही नहीं होगी। नेतृत्व की बार बार बात होती है तो खरगे हैं, राहुल गांधी हैं, क्लैरिटी नहीं है कांग्रेस में। नहीं, क्लैरिटी है बहुत क्लैरिटी है। कांग्रेस का हर नेता जानता है असल नेता कौन है, और खरगे जी बहुत ही रिस्पेक्टेड नेता है। और कांग्रेस का हर नेता जानता है कि कांग्रेस किसके नेतृत्व में काम कर रहा है, हर नेता जानता है। इसमें कोई एम्बिगुइटी नहीं है। अच्छा, कोई एम्बिगुइटी। और विचारधारा को लेकर, क्योंकि लेफ्ट के लीडर्स भी बहुत सारे भर गए, क्या लेफ्ट के वजह से कांग्रेस बर्बाद हो रही है? 100%। थोड़ा सा बताइए इसको। वामपंथी सोच पूरी दुनिया में समाप्त हो रही है, खास करके भारत के अंदर। एक्सट्रीम लेफ्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लेफ्ट होना गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वर्तमान सरकार है मोदी जी, वो भी इकोनॉमिकली लेफ्ट ही है। तभी वो 35% टैक्स की अगर आप सोच भी रहे हो ना, कल्पना भी कर रहे हो ना, जीएसटी जो अभी उन्होंने डिनाई किया, वो लेफ्ट की सोच है। टैक्स रेट हमेशा कम होना चाहिए और ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए। बट मैं मुद्दे पर आता हूँ। भारत एस्पिरेशनल हो रहा है। भारत की जो पॉपुलेशन है वो एक यंग पॉपुलेशन है। वो लोग वही चीज़ चाहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अन्य मुल्कों में, डेमोक्रेटिक मुल्कों में यंगस्टर्स के पास है। अच्छी लाइफ, फ्रीडम और एक क्वालिटी लाइफ जीने की आज़ादी। उसके लिए वो चाहते हैं अच्छी नौकरी, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़। ये सब चीज़ों के खिलाफ लेफ्ट है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो,
फ्रीडम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन सब चीज़ों ईज ऑफ डूइंग जॉब हो, इसके खिलाफ लेफ्ट हमेशा रहता है। ये उनकी माइंड से, ये लेफ्ट का माइंड सेट है। तो जो यंगस्टर्स है वो बाय नेचर एंटी लेफ्ट अब हो गए। पहले हुआ करता था कि जो यंगस्टर्स थे वो लेफ्ट होते थे, क्योंकि सब चाहते थे कि एक तरह का इक्वालिटी हो। बट अब लोगों ने समझा है कि इक्वालिटी के लिए फ्रीडम ज़रूरी है, और लेफ्ट फ्रीडम के खिलाफ है। लेफ्ट सोच फ्रीडम के खिलाफ है। तो यंगस्टर्स जो है वो बाय एंड लार्ज लेफ्ट के खिलाफ है। एस्पिरेशनल सोसाइटी में लेफ्ट के लिए कोई जगह नहीं है, एक्सट्रीम लेफ्ट के लिए। सेकेंड, जो कांग्रेस या ऑपोजिशन में जो लेफ्ट के नेता है वो एक अलग युग में रहते हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि जो आज के यंगस्टर्स हैं उनकी ज़रूरतें क्या है। आज के जो यंगस्टर्स हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, वो जीन्स पहनना चाहते हैं। वो चाहते हैं आज मैं नोएडा में 2 साल रहूँ, इसके बाद मैं हैदराबाद में नौकरी करूँ, कल मुझे कोई अपॉर्चुनिटी तो मैं पुणे चले जाऊँ, उसके बाद मुझे कोलकाता जाना है। वो कहीं बनकर नहीं रहना चाहते। वो चाहते कि वो ऑफिस 4 या 5 दिन जाए, 2 दिन घर से काम करे, 5 दिन अच्छा काम करे, 2 दिन वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे। वो 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं चाहते। वो एक फ्रीडम चाहते हैं लाइफ के अंदर। वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी से खिलाफ है। वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी वो अब मुमकिन है। तो जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी बहुत ही अलग है, वो उसके साथ उसका मिक्सचर ही नहीं होता है। तो कैसे ये लोग इनको वोट करेंगे? तो उससे दूर हटना है। वो आइडिया अब समाप्त हो चुका है। इट इज डेड एंड बरीड। बट नेता वही है, वो उसी युग में रह रहे हैं, वो 80s में 90s में रह रहे हैं। पीपल वांट फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। और मैं यंगस्टर्स की बात क्यों करूं, मैं मिडिल क्लास की भी बात करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मिडिल क्लास के अंदर, अब भारत के अंदर नोएडा देख लो, जो चाहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी हो, एक अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, हम हफ्ते में 1 बार बाहर जाए, सिनेमा जाए, रेस्टोरेंट जाए। ये एक लाइफस्टाइल चेंज आ चुका है। तो रेस्टोरेंट कौन चलाएगा? एंटरप्रेन्योर ही चलाएगा ना। सिनेमा कौन चलाएगा? एंटरप्रेन्योर ही चलाएगा। एक मिडिल क्लास हस्बैंड वाइफ हो जो काम भी करते हैं, दोनों नौकरी करते हैं, तो वाइफ चाहेगी सैटरडे संडे छुट्टी हो तो मैं सैलून जाओ, पेडिक्योर करवा लो, स्पा जाओ, हेयर का ट्रीटमेंट करा दो। कौन करेगा? तो एक एस्पिरेशनल सोसाइटी में हम चले गए हैं। वो लेफ्ट के आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ है। उनको ये समझ ही नहीं है हमें उनके लिए क्या करना है, वो ज़रूरी है बात करना। कांग्रेस की इस वक्त क्या विचारधारा, आइडियोलॉजी? कांग्रेस को सिर्फ भविष्य की बात करनी चाहिए, और इस चीज़ पर बात करनी चाहिए कि जो देश में प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन कैसे होगा। मैं मानता हूँ राहुल भाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व है, वो इतना पढ़े लिखे, वो इतना इन चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, वो इतने वेल स्टडीड है। उनको इस पर बातचीत करना चाहिए। खामियां जो है हमारे सिस्टम के अंदर, उसके बारे में सब जानते हैं, उनका सोल्यूशंस पर बात करना चाहिए। और मैं दोबारा से कहता हूँ, हम लोगों की ज़िंदगी को कैसे सुधारेंगे उस पर बातचीत होनी चाहिए, ना कि सरकार सिर्फ क्या गलत कर रही है। वो तो गलत कर ही रही है। अगर हम इन चीज़ों को भी छोड़ दें और हम जियोपॉलिटिक्स की भी बात करें, बाजू में बांग्लादेश की बात करें, मैं इनको छोड़कर मैं बड़े मुद्दों पर बात करता हूँ, तो सरकार को बांग्लादेश पर हम घेर सकते थे। शेख हसीना भारत की दोस्त थी, विपक्ष का भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उनके साथ, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी का भी उनके साथ। इनफैक्ट G20 जो भारत में हुआ, उनको स्पेशल गेस्ट की तरफ माननीय प्रधानमंत्री ने बुलाया था। अब बांग्लादेश में प्लान बी क्या है? वो NGO वाला चला रहा है बांग्लादेश को, मोहम्मद यूनुस साहब, और देख रहे क्या हो रहा है। हिंदुओं की हालत क्या हो रही है बांग्लादेश में, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? और सिर्फ हिंदू छोड़ दीजिए, जो आम बांग्लादेशी की ज़िंदगी वहाँ ख़राब हो रही है, वो सारा माइग्रेशन कहाँ होगा? भारत की ओर। बिल्कुल सही है, इससे और दिक्कतें होगी। तो क्या, और बांग्लादेश भारत का बहुत अच्छा दोस्त था, भारत का क्रिएशन है। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं बांग्लादेश हमारे नेबरहुड में एक हॉस्टाइल नेबर? म्यांमार में जो आर्मी चला रही है तो चाइनीज़ आर्मी, चाइनीज़ के सपोर्ट पे चला रही है। तो इन चीज़ों पर हम क्यों सरकार को घेरते, सरकार के साथ काम करते, सरकार के साथ पॉलिसी बनाकर हम लोगों के पास जा सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, इन पर बातचीत करना ज़रूरी है। बीजेपी तो परिवारवाद का भी आरोप लगाती रही है कांग्रेस पर लगातार, और कहते गांधी परिवार। और बीजेपी में जो परिवारवाद है वो माननीय गृह मंत्री जी के बेटे BCCI में क्यों है? क्योंकि वो माननीय गृह मंत्री साहब के बेटे हैं। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। और अब BCCI में आप देख लो, जितने भी अब बच्चे हैं ना वहाँ पर, सारे किसी न किसी के बेटे नेता के, देख लेना आप खुद निकाल लीजिए। और जो परिवारवाद कांग्रेस में गलत है, वो परिवारवाद बीजेपी में आके परिवारवाद नहीं होता है। जिन पर भाजपा वाले अटैक करते थे, वो जब भाजपा में आते हैं तब वो परिवारवाद नहीं होता है। देखिए, मैंने
आपके डिबेट में एक चीज़ कहा था, मैं दोबारा सॉरी आपके शो लास्ट पॉडकास्ट में मैंने एक चीज़ कहा था, मैं दोबारा से एक चीज़ रिपीट करूँगा। अगर परिवारवाद कांग्रेस में गलत है तो भाजपा में सही कैसा होता है? और दूसरी चीज़ सभी जनता को समझना चाहिए, मैं हर अपने पॉडकास्ट में बात कहता हूँ, ये चीज़ सोचिए, ये जो हिंदू मुसलमान में ये भाजपा और ओवैसी साहब आपको बता रहे, हमें बांट रहे, अगर धर्म खतरे में तो भाजपा वाले के नेता क्यों ज़मीन पे नहीं आते तलवार लेकर? इनके बच्चे क्यों विदेश में जाते अंग्रेजी में पढ़ाई करने? और कौम खतरे में तो ये ओवैसी के बेटे क्यों नहीं आते तलवार लेकर? ये क्यों जाते विदेश में अंग्रेजी में पढ़ाई करने? आपसे पत्थरबाजी कराएंगे, आपसे धर्म के नाम पे लड़ाई कराएंगे, और इनके बच्चे जाएंगे विदेश में अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में पढ़ाई करने के लिए। भाई धर्म खतरे में है तो भाजपा वालों का धर्म खतरे में नहीं है, कौम खतरे में तो ओवैसी के परिवार वालों का कौम खतरे में नहीं है, गरीब का कौम। उत्तर प्रदेश में राम गोपाल मिश्रा जी जो गुजर गए, वो फ्लैग का जो मुद्दा हुआ बहराइच में, गरीब परिवार से आते थे। संभल में जो 4 या 5 मुसलमान बच्चे गुजर गए फायरिंग में, वो गरीब थे। एक भी पैसे वाला करोड़पति का बेटा मरा, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। बट बीजेपी तो कहती है हमने राम राज्य ला दिया। ये ऐसे राम राज्य है। राम गोपाल मिश्रा जी के परिवार आज राम राज्य से गुजर रहा है। वो जो संभल में जो लोग गुजर गए वो राम राज्य से गुजर रहे। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, वो इसमें आपको बांट रहे, बात गरीब और पैसे वाली की। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, राम गोपाल मिश्रा जी एक बहुत गरीब परिवार से आते थे। उनका जागरण ने शायद उनके घर पे एक फीचर भी किया था, मैंने देखा, वो उनका एक बहुत छोटा घर था। ये जो संभल में जो 4-5 लोग मरे, ये भी बहुत गरीब परिवार से थे। एक भी करोड़पति का बेटा नहीं मरा, एक भी अरबपति का बेटा नहीं मरा, मरना भी नहीं चाहिए, किसी के बेटे को नहीं मरना चाहिए, मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ। लेकिन गरीब क्यों मर रहा है? सोचिए इस पर, किसका फायदा हो रहा है हिंदू मुसलमान में? ओवैसी का हो रहा है, भाजपा का हो रहा है। क्या मिलेगा ये सब करते, ये फायरिंग करते? ये राम राज्य? रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना चाहिए, ये था राम राज्य। राम जी ने सबको इंसाफ दिया, इसलिए और राजा राम जाने जाते थे अपने राज्य के लिए। उनके राज्य में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती थी। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 अगर आता है, राइट टू लाइफ, वो राम राज्य से आता है। आर्टिकल 14 आता है, राइट टू इक्वालिटी, और राम राज्य से आता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आता है, वो राम राज्य से आता है। उनके दरबार में कोई भी राजा राम से कोई भी प्रश्न पूछ सकता था और राजा राम उनका उत्तर देते थे, उनका समाधान देते थे। यही इसलिए राजा राम जाने जाते थे। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए वो जाने जाते थे क्योंकि उनका जो राज्य था वो वाकई गोल्डन पीरियड था भारत के इतिहास में। राइट टू इक्वालिटी, चाहे कोई भी तबके का व्यक्ति हो, राम राज्य में उसके लिए जगह होती थी, वही इंसाफ उसको मिलता था, बराबरी का इंसाफ मिलता था, चाहे वो फिर वो पैसे वाला हो या गरीब हो, चाहे फिर वो धोबी हो, चाहे फिर वो सोनार हो। राम राज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। इसलिए आर्टिकल 14 वहां से आता है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी राम राज्य से आता है। ये राम राज्य है ना। ओवैसी राम राज्य चाहते हैं ना भाजपा चाहती है। और मैं दोबारा से कहता हूँ, किसी के बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए और हर बच्चा पढ़ना चाहिए। लेकिन इनके बच्चे जाते विदेश में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाते, अंग्रेजी में पढ़ाई करते हैं। और मैं इसलिए अंग्रेजी पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज, आप उसको पसंद करो ना पसंद करो, आप कहो ये मेरा फॉरेन माइंडसेट, आपको जो मुझे ट्रोल करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ग्लोबल लैंग्वेज है, वहाँ पढ़ाई करते हैं। और आपको कहते पत्थर मारो, आपको कहते धर्म खतरे में, आपको कहते कौम खतरे में, आपके पिताजी को, आपके भाइयों को हार्ट अटैक हो रहा है, उस पर कोई बातचीत नहीं होती। कैंसर का पेंडेमिक फैल रहा है, उससे कोई बातचीत नहीं होती क्योंकि उनको इस सब चीज़ से डाइवर्ट करना है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, हम ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र, इसमें गलत क्या है? हम हिंदू राष्ट्र हैं। सेक्युलरिज्म और हिंदू राष्ट्र की बार बार चर्चा होती है, थोड़ा सा इसको कैसे देखते हैं? हम एक सेक्युलर मुल्क है। हम सेक्युलर इसलिए है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हिंदू है और वो सेक्युलरिज्म चाहते हैं। और सेक्युलरिज्म का जो कोर प्रिंसिपल्स है वो हमारे संविधान से आता है और संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर सेक्युलरिज्म को गारंटी करता है। और ये बहुत स्टूपिड डिबेट है जब भाजपा कहती है कि सेक्युलरिज्म शब्द को डाला गया है प्रीएम्बल में वगैरह वगैरह। सेक्युलरिज्म, द होल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा संविधान हमारा सेक्युलर था। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बार बार कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद था कि हम सेक्युलर हो। लेकिन सेक्युलर हम क्यों है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हिंदू है हमारे देश में, तो हम सेक्युलर हैं। हिंदुइज्म में जो वे ऑफ लाइफ है, हिंदुइज्म को आप धर्म के रूप में, एक वे ऑफ लाइफ के रूप में देखो, तो अलग अलग प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया उसमें एक्सेप्टेड है। आप नास्तिक भी हो सकते हैं, आप स्वास्तिक, आपकी जो
पूजा की प्रक्रिया हो, वो एक तरह की पूजा की प्रक्रिया हो सकती है, वो तांत्रिक भी हो सकती है, कि आस्था भी हो सकती है। आप चाहे तो आप श्रद्धा रख सकते हो किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ना चाहे तो कण कण में बसे हैं श्री राम, आप सब जगह भगवान को खोज सकते हो, अपने अंदर खोज सकते हो। हिंदुइज्म में फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए वो वे ऑफ लाइफ भारत का वे ऑफ लाइफ है। लेकिन क्या जो भाजपा इम्पोज करना चाहती है वो है दूसरे वे ऑफ लाइफ से एक्सेप्टेड नहीं होगे तो ठीक है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हमारे ट्राइबल भाई बहनों को आप क्या कहोगे नॉर्थ ईस्ट में, जिनका वे ऑफ लाइफ उत्तर भारत के वे ऑफ लाइफ से अलग है या दक्षिण भारत के वे ऑफ लाइफ से अलग है? हमारे उन लोगों को क्या कहोगे दक्षिण भारत में जिनका वे ऑफ लाइफ मध्य भारत में अलग है, उनसे अलग है? उनके कल्चर के बारे में आप क्या कहोगे? कौन सा वे ऑफ लाइफ आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये डिबेट जाती है यूसीसी की ओर। एक गोवा सिविल कोड है जिसको ये लोग कहते हैं यूसीसी। अब गोवा सिविल कोड भाजपा की सरकार है, मेक नो मिस्टेक, वहां में सिर्फ प्रीस्ट को अधिकार है, क्रिश्चियन प्रीस्ट को, कि वो शादी करे और डिवोर्स दे, बाकी सबको कोर्ट में करना है। तो ये कॉमन सिविल कोड कैसे हुआ? गोवा के अंदर अगर एक हिंदू पुरुष जो 30 साल की उम्र से ज़्यादा है, अगर उसको बेटी होती है, बेटा नहीं, उसको अधिकार है वो दूसरी शादी करे। क्यों इसको आप नहीं निकालते हो? मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ कि सिविल कोड एक ही होना चाहिए, पर आप कौन सा सिविल कोड लाना चाहते हैं, इन पर बातचीत करें। गुजरात में एक कस्टम है मैत्री करार करते हैं, उसमें एक मर्द ऑफिशियली गर्लफ्रेंड रख सकता है, ऑन पेपर। निकालोगे कौन? अच्छा मुझे थोड़ा बताइए, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे 10-12 साल, क्यों नहीं निकाला? यही कह रहा हूँ। देखिए, मैं इनको ना सही मान रहा हूँ ना गलत मान रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे सूबे, छोटे सूबे, जहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो बेटी को जाता है, बेटे को नहीं। जो माँ बाप का घर है वो बेटी को जाता है। कैसे आप कस्टम चेंज करोगे इनहेरिटेंस? देखिए, भारत में ऑलरेडी यूसीसी है, स्पेशल मैरिज एक्ट। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नागालैंड, मणिपुर से लेके मुंबई, महाराष्ट्र, एक ही कानून है। जो भी इस स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं, चाहे हिंदू मुसलमान हो, मुसलमान मुसलमान हो, हिंदू हिंदू हो, हिंदू क्रिश्चियन, जो भी हो, सिख क्रिश्चियन हो, वो एक ही कानून के तहत आते हैं, शादी और डिवोर्स के लिए। भारत में इनहेरिटेंस एक्ट है, अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हो, इनहेरिटेंस एक ही कानून है, चाहे फिर आप नागालैंड में हो, चाहे फिर आप नागपुर में हो, एक ही कानून है। तो वो है जिनको उनके नीचे शादी करना हो तो एक कानून ऑलरेडी है। आप अलग अलग कस्टम्स को कैसे चेंज करोगे? और करोगे, जिससे आप उत्तराखंड की बात करते, तो वहाँ पे आपने एक्सेप्शंस क्यों दिया ट्राइबल्स को? क्यों दिया ट्राइबल्स को? क्यों दिया एक्सेप्शन? नहीं देते ट्राइबल्स को। एक स्टेट में एक ही कानून, तो फिर ट्राइबल्स को क्यों एक्सेप्शन? और दिया तो फिर यूसीसी कैसे हुआ? मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपने एक्सेप्शन दिया, अच्छा है, ट्राइबल भाई बहन को तो उनका कस्टम्स है, तो फिर वो यूसीसी नहीं हुआ ना। फिर वो यूसीसी नहीं, फिर सबके लिए कानून नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ट्राइबल भाई बहनों का आपने अलग किया। बीजेपी पॉलिटिक्स करती है, लेकिन अगेन विपक्ष इस तरह से बातों को उठाता नहीं। विपक्ष क्या करेगा? दो मौलाना साहब आएंगे, तो मौलाना साहब कुछ करेंगे, बोलेंगे, तो हो जाएगा हिंदू मुसलमान, फिर हो जाएगा पोलराइजेशन। आप नुआंसेस में बात क्यों नहीं करते? आपको क्यों लगता है कि आवाम को समझ में नहीं आएगी आप क्या कह रहे हो? और प्लीज लाइए यूसीसी, अच्छा है देश के लिए। मैं तो कहता हूँ एक देश में एक ही कानून होना चाहिए सिविल। देखते ना भाजपा लाती कि नहीं, लाइए ना। थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ की ओर चलते हैं। शहजाद और आप अलग क्यों हुए? मतलब वजह क्या, पॉलिटिकल पार्टीज की वजह है? पॉलिटिकल पार्टीज, मैं भाजपा से कभी भी इत्तेफाक नहीं रख सकता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं वाकई समझता हूँ कि भाजपा का कोई विजन नहीं भारत को लेकर। वो ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री कुछ एक दो गोल्स बता देते, 2050, 2100, अभी तो 1000 साल का भी उन्होंने गोल दिया, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स वो बता नहीं पाते। सरकार, प्रधानमंत्री चलो हमेशा एक मैक्रो विजन दिखाते। अब आप देख लीजिए, इस वक्त कोई भी आपको बिजनेसमैन नहीं बताएगा, लेकिन भारत में टैक्स टेररिज्म चल रहा है। जीएसटी जिसकी कल्पना हुई थी एक सिंपल टैक्स की तरह, वो बन गया एक एक्सटॉर्शन टैक्स। आप मेरा विजन पूछो, जब मैं सरकार में रहूँगा, जीएसटी में 2 ही रेट होगा, 5 और 12। रोटी कपड़ा मकान 5 में, बाकी सब 12, खत्म। सिंपल टैक्स करो, 5 टैक्स स्लैब्स, उसमें जीएसटी के लोग आकर आपको एक्सटॉर्ट करते हैं पैसा, हियरिंग होती है, परेशान होते हैं लोग। बिजनेस करना हमेशा आसान होना चाहिए। क्या बिजनेस सरकार का? जो जीएसटी की कल्पना हुई थी एज ए सिंपल टैक्स, कि एक देश में एक टैक्स होना चाहिए, 2 टैक्स रेट समझ लो, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक डाइवर्स नेशन, उसमें कितने टैक्स रेट है जीएसटी के अंदर? ये सिंप्लीफिकेशन है भारत के टैक्स स्ट्रक्चर का इस वर्तमान सरकार द्वारा, और उसमें भी 35% की बात चल रही है। यानी कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर 100 रुपया खर्च करना चाहता है आज की डेट में, उसको कम से कम 160 रुपये कमाने हैं।
ऑक्सीजन पर जीएसटी, कफन पे जीएसटी, और बीच में जिंदा रहने के लिए आपके इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी। कोई लॉजिक है? क्यों नहीं होता? रोटी कपड़ा मकान 5%, बाकी सब 12%, खत्म। अब थोड़े से छोटे छोटे सवाल लेंगे, मैं चाहूँगा, समय भी हो चुका है लगभग, तो थोड़ा शॉर्ट में आंसर। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप कैसा देखते हैं, किस तरह से? असर्टिव, अच्छे प्रधानमंत्री, नीयत साफ है उनकी, लेकिन थोड़ा और माइक्रो मैनेज करना चाहिए और स्पेसिफिक चीज़ों पर काम करना चाहिए। स्वास्थ्य, एजुकेशन, फ्यूचर गोल्स, खास करके टेक्नोलॉजी को लेकर। कौन सा मिनिस्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है नितिन गडकरी। और क्यों, वो भी बताइए थोड़ा। नितिन गडकरी साहब, उनका दिल बड़ा है, विजन है, क्या बनाए रोड्स को, नितिन गडकरी साहब, और उनका स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा मुझे बहुत पसंद है देवेंद्र फडणवीस जी। अच्छा, वजह थोड़ा बताइए। यार मैं फडणवीस जी को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब आप सोचिए यार, कितना उन्होंने, उनकी सरकार गई, मैंडेट तो भाजपा शिवसेना के लिए था, उद्धव सर इधर आ गए, सरकार गई, वे विपक्ष में आए, उप मुख्यमंत्री बने, आधे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से आधे उप मुख्यमंत्री। क्या कमबैक किया यार। मतलब मैं भाजपा के, दोबारा कह रहा, बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट कमबैक्स आर मेड ऑफ। मतलब ये एक अपने पॉलिटिकल एनिमी, या एनिमी तो नहीं, पॉलिटिकल राइवल से भी सीखना पड़ता है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। क्या परसिवरेंस रखा है उन्होंने। राहुल गांधी को एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी बढ़िया काफ़ी मुलाकातें होती होंगी। बहुत ही बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। उनसे बढ़िया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और क्या कट से उनमें, मतलब आप सोचो यार, कब, मतलब 6000 किलोमीटर चल कर जाना, आम आदमी की बात करना, लोगों से मिलना। राहुल गांधी वाकई मास लीडर है, वाकई। अगर ये इर्द गिर्द के उनके जो लोग हैं ना, जिनका कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं, वो हट जाए ना, राहुल गांधी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। क्या व्यक्ति है वो, क्या मतलब वो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसमें, अनबिलीवेबल। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा कि ये इंटरव्यू में हमने बात किया, कांग्रेस के ऊपर बात की, कांग्रेस की राजनीति पर बात की, महाराष्ट्र चुनाव पर बात की, कांग्रेस को आगे भविष्य के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए उस पर बात की, दिल्ली चुनाव होने वाले हैं उस पर भी बात की, और जितने भी इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही हैं, चाहे कांग्रेस भाजपा, उस पर भी हमने बात की तहसीन से, विस्तार से। आप लोग भी ये वीडियो देखिए और दैनिक जागरण को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।